हेलो। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना एम के सर और एम के सर ज्योग्राफी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तैयारी करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो विद्यार्थी पहली बार विजिट कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आगे आने वाली वीडियोज के लिए आप आपके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा जो आपके राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, राजस्थान की नदियां। अब इस टॉपिक का हम देखें तो मेनली ये टॉपिक आपके लगभग इस टॉपिक से जो रिलेटेड टॉपिक हैं वो आपके 3 से 4 टॉपिक हैं। मूल ये टॉपिक निकल के आया है अपवाह तंत्र में से, और इस अपवाह तंत्र में जो आप स्टडी करते हो कि यानी स्थल पर जो जल है वो जल किन रूपों में है, यानी स्थल पर जल। और स्थल पर जो जल है हम मोस्टली देखते हैं वो नदियों के रूप में है। नदियां हैं, इसके अलावा आपकी झीलें हैं, लेक्स, इसके अलावा आपके तालाब हैं, और इसके साथ आपकी बावड़ियां हैं। अब यहां पर क्या है कि प्राकृतिक रूप में अगर हम देखा जाए तो नदियां और झीलें हैं प्राकृतिक रूप में। तालाब और बावड़ियों का निर्माण बाद में जल संरक्षण के अंतर्गत करवाया गया। अब जिस शासन काल में जिस राजा का काल था, उस राजा ने या उसकी रानी ने तालाब भी बनवाए, बावड़ियां भी बनवाई। अब यहां पर मोस्टली क्या है कि हम इस जल का उपयोग करते हैं। अब जब जल का उपयोग करते हैं तो हमने नदियों पर क्या बना दिए, बांध बना दिए, यानी डैम्स का निर्माण कर दिया। और साथ के साथ क्या है कि इससे संबंधित हम जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट, हमारी सिंचाई परियोजनाएं होती हैं, तो उन परियोजनाओं तक, यानी यहां पर एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए और यहां पर 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने सिंचाई परियोजनाएं बनाई हैं। पहला उद्देश्य हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो पेयजल होता है, दूसरा हमारा सिंचाई होता है, और तीसरा जो हमारा उद्देश्य है वो है ऊर्जा उत्पादन करना। तो यहां पर इन सभी पर आप देखोगे कि आपकी सिंचाई परियोजनाएं बनी हुई हैं। जैसे किसी झील पर इरिगेशन प्रोजेक्ट बना दिया, किसी नदी पर डैम का निर्माण करके इरिगेशन प्रोजेक्ट बना दिया, किसी तालाब को वर्तमान में सिंचाई के लिए हम यूज ले रहे हैं। तो मोस्टली क्या है कि इसमें हम कितने टॉपिकों की स्टडी करने वाले हैं जो राजस्थान से रिलेट हैं, जिसमें नदियां, उसके बाद आपकी झीलें, उसके बाद आपके तालाब और बावड़ियां। साथ में नदियों पर बांधों का यानी डैम्स का फॉर्मेशन किया गया है, तो यहां पर बांध, और इसके अलावा इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी सिंचाई परियोजना। वंदना मीना, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग डियर, आपका स्वागत है। और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यहां पर आपको समझ आया कि ये 6 टॉपिकों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। इसमें से सबसे पहला जो हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है वो राजस्थान की नदियां लिया है, और ये हमारा लगभग चलेगा 10 दिन या 15 दिन तक ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा। और इसके माध्यम से आपके मोस्टली अगर देखा जाए तो इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जैसे आपके क्वेश्चन जब ठीक आते हैं तो 4 से 5 आते हैं, इसके अलावा 2 से 3 तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। ये आपका राजस्थान का सुंदर सा मैप है, और इस राजस्थान के मानचित्र के साथ हम पूरा राजस्थान की नदियों के बारे में स्टडी करेंगे। चलिएगा और यहाँ पर नोट करिएगा
राजस्थान की नदियां। राजस्थान की जो नदियां हैं उनके बारे में आप दो रूपों में पढ़ सकते हो, एक है उद्गम और एक है समापन। यानी हम राजस्थान का जब भी राजस्थान की नदियों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तब दो आधार यानी इसके बेस दो हैं, एक उद्गम और एक समापन। यानी उद्गम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और समापन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उद्गम। अब यहां पर उद्गम देखें कि सर उद्गम के आधार पर कितने उसमें बांटा गया है नदियों को। तो आप सभी को पता होगा कि उद्गम में एक आपका हिमालय आएगा, यानी राजस्थान में एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम हिमालय से हो रहा है। इसके अलावा अरावली और अरावली के साथ इसके अलावा आपका विंध्याचल। यानी संसार के किसी भी भाग में, चाहे आप उत्तरी अमेरिका की बात कर लो या दक्षिणी अमेरिका की बात कर लो या यूरोप की बात कर लो, किसी भी क्षेत्र की बात कर लो, वहां पर नदियों का उद्गम आपके पर्वतों से होता है, पर्वतों की पहाड़ियों से होता है। तो मोस्टली जितनी भी नदियां निकली हैं उन सभी का उद्गम पर्वत क्षेत्रों से होगा। अब राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में अरावली है, ये आप सभी को पता है। हिमालय भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो हिमालय से एक नदी निकलती है जो राजस्थान में प्रवाहित होती है, और इसके अलावा विंध्याचल राजस्थान के दक्षिण में है। इतना आपको समझ आया। अब हम यहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि यदि आप राजस्थान का इस सुंदर मैप को देखोगे, राजस्थान के इस सुंदर मैप को देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी और एक एक कॉन्सेप्ट भी आपके प्यारे होते जाएंगे। समझिएगा, जैसे हम बात करें कि ये आपका राजस्थान है। राजस्थान के बारे में ज्योग्राफर्स ये कहते हैं कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है या पतंगाकार है, जो भी आप मानना चाहो वो मान लीजिए। इस राजस्थान के यदि इस दिशा की तरफ आप जाओगे तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है हिमालय। यहां पर हिमालय है, और इस राजस्थान के दक्षिण की तरफ जाओगे तो दक्षिण पूर्व में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है विंध्याचल। तो ये आपका विंध्याचल है, और जितनी भी राजस्थान में नदियां प्रवाहित होती हैं इन तीन पर्वतों से ही होती हैं, और राजस्थान के मध्यवर्ती भाग से एक पर्वत श्रृंखला गुजर रही है जिसका नाम है अरावली। इसका मतलब आपको समझ आया कि राजस्थान में जितनी भी नदियां प्रवाहित हो रही हैं उनका या तो उद्गम क्षेत्र हिमालय है या उद्गम क्षेत्र अरावली है या विंध्याचल है। अब हम मोटे तौर पर देखते हैं, यानी मेन नदियों के बारे में हम देखते हैं। तो यदि मुख्य नदियों के बारे में हम देखें तो आप सभी को पता है कि हिमालय क्षेत्र से एक नदी निकल रही है, उस नदी का नाम है घग्गर। तो आप सभी को पता लगा कि सर घग्गर नदी का शिवालिक क्षेत्र से उद्गम होता है, और ये राजस्थान की नेशनल यानी राष्ट्रीय नदी तो है, लेकिन उसके साथ में ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि यह नदी अपना जल पाकिस्तान में ले जाती है। और पाकिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में जाकर यह रेतीली भूमि में विलीन हो जाती है, इसलिए इसे मृत नदी या डेड रिवर कहते हैं। अब आगे चलिएगा और आगे देखिएगा, राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में एक पर्वत श्रृंखला है। इसके पश्चिमी भाग से एक नदी निकल रही है यहां से, जिसका नाम है लूनी। क्या नाम है? लूनी। तो लूनी नदी भी यहीं से निकलती है, और इधर के भाग से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है बाणगंगा। तो बाणगंगा भी अरावली से निकल रही है, और यहां पर एक नदी है जिसका नाम है बनास। तो बनास भी कहां से निकल रही है? अरावली से निकल रही है। तो राजस्थान की तीन बड़ी नदियों का उद्गम कहां से होता है? अरावली से होता है। एक लूनी नदी, एक बाणगंगा नदी और एक बनास नदी। अब आगे देखिएगा, विंध्याचल। विंध्याचल से राजस्थान की दो बड़ी नदियों का उद्गम होता है।
एक मेहत झील से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है माही। तो माही नदी का उद्गम भी विंध्याचल से हो रहा है और इस भाग से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है चंबल, और चंबल में जाके बाद में बनास नदी मिल जाती है। तो इसका मतलब माही और चंबल का जो उद्गम है वो कहां से हो रहा है? विंध्याचल से हो रहा है। तो ये आपको समझ आया कि हम उद्गम के आधार पर राजस्थान की नदियों को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें नंबर 1 कौन सा है आपका? हिमालय है, नंबर 2 कौन सा है आपका? अरावली है, और नंबर 3 कौन सा है आपका? विंध्याचल है। मोटे तौर पर यदि हम देखते हैं तो नंबर 1 हिमालय से जिस नदी का उद्गम होता है उसका नाम घग्गर है, और अरावली से जिन नदियों का उद्गम होता है वो 3 नदियां हैं। आप सभी को पता है 3 कौन कौन सी हैं? एक आपके लूणी है, दूसरी आपके बनास है, और तीसरी आपके बाणगंगा है। ये 3 नदियों का उद्गम यहां से हो रहा है। उसके बाद यदि बात करें कि विंध्याचल से कितनी नदियां निकल रही हैं, तो 2। एक आपकी चंबल है और एक आपकी कौन सी है? चंबल के बाद दूसरी आपके माही है। तो उद्गम के आधार पर तो आप मोटे तौर पर समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं समापन के आधार पर। यदि हम समापन के आधार पर देखें तो समापन के आधार पर यानी जहां पर रिवर अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है उसके आधार पर इसको 3 वर्गों यानी 3 भागों में बांटा गया है राजस्थान की नदियों को। 3 भाग सर कौन कौन से हैं? तो याद रखना कि कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपना जल अरब सागर में डालती हैं, तो एक तो अरब सागर हो गया। कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती हैं, तो दूसरा बंगाल की खाड़ी हो गया। और कुछ राजस्थान की नदियां ऐसी हैं जो मृत प्राय हैं यानी मैदानी भाग में विलुप्त हो जाती हैं, तो इसे आंतरिक अपवाह तंत्र कहते हैं। अब आपको ये समझ आया। अब देखिएगा, जो अरब सागर है उस अरब सागर से अरब सागर में कौन कौन सी नदियां हैं राजस्थान की जो अपना जल डाल रही हैं। तो यहां पर याद रखना कि अरब सागर के 2 रूप हैं। एक को हम पढ़ते हैं कच्छ का रण, और दूसरे रूप को हम पढ़ते हैं खंबात की खाड़ी। एक तो आपका कच्छ का रण है और दूसरे रूप को हम पढ़ते हैं खंबात की खाड़ी। यानी अरब सागर में जो नदियां अपना जल डाल रही हैं, इनमें से कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं कच्छ के रन में, और कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं खंबात की खाड़ी में। अब सुनिएगा ध्यान से, कच्छ के रन में जो नदियां अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं उनमें से सर कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे आप पढ़ते हो नंबर 1 जिसका नाम है लूणी। लूणी नदी अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है कच्छ के रन में। दूसरी है पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास भी अपने वाटर को डिस्चार्ज किसमें करती है? कच्छ के रन में। अब बात करते हैं खंबात की खाड़ी की। तो खंबात की खाड़ी में जो वाटर डिस्चार्ज करती हैं उसमें एक नदी है आपकी साबरमती, और दूसरी जो नदी है उसका नाम है आपके माही। क्या नाम है? माही। तो इतना आपको समझ आया। यानी मोस्टली जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी अपुआ तंत्र की। तो बंगाल की खाड़ी जो अपुआ तंत्र है इसमें राजस्थान की कौन कौन सी नदियां हैं जो अपने वाटर को डिस्चार्ज कर रही हैं, ये हमको देखना है मोस्टली। तो इसमें आप सभी को पता है कि सर चंबल नदी डायरेक्टली बंगाल की खाड़ी में अपने वाटर का डिस्चार्ज करती है, तो चंबल नदी हो गया। चंबल के अलावा चंबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बनास। बनास के अलावा हो गया बाणगंगा। बाणगंगा भी अपने वाटर का डिस्चार्ज किसमें करती है? आपके बंगाल की खाड़ी में। अब सुनिएगा, बहुत ही मजेदार एक कहानी आपको सुनाता हूं। कहानी के बेस को भी समझना और कहानी को भी समझने का प्रयास करना। शेखावाटी क्षेत्र में क्या है? जो शेखावाटी क्षेत्र की नेचुरलिटी है, उस शेखावाटी क्षेत्र में व्यापारी मिलते हैं। अब जो व्यापारी होगा उसके पास पैसा होगा, और ये व्यापारी क्या करता है? इस पैसे को सूद पर देता है। सूद यानी ब्याज। एक साहूकार है,
वो अपने पैसे को सूद पर देता है। तो इसने एक व्यक्ति को अपना पैसा सूद पर दिया। सूद पर दिया तो इसके बेटे से बोला कि बेटा, अपना जो व्यक्ति है उस व्यक्ति से जाकर अपना पैसा लेकर आओ जो हमसे सूद पर ले गया था। अब इसका बेटा गया, तो जैसे ही ये छज्जू राम से मिला तो छज्जू राम ने कहा कि भाई, थारे बाप ने जो पैसा दिया माने, उस पैसे को वापस मैं अभी नहीं करूंगा। इस बात से इस बच्चे को बुरा लग गया। ये नाराज होकर उस जिस व्यक्ति ने सूद पर पैसा लिया था उस व्यक्ति से नाराज होकर और ये वापस अपने घर आ जाता है। तो इसके पिता ने पूछा कि बेटा, तुम रूंगरू गांव गए या नहीं गए? तो इस बच्चे ने कहा कि काका सा, इस बच्चे ने क्या कहा कि काका सा, मैं रूंगरू गांव गया था। बच्चे ने क्या कहा कि काका सा मैं रूंगरू गांव गया था। अब देखो, इसने केवल इतना कहा कि काका सा मैं रूंगरू गांव गया था, तो इससे आप एक अर्थ लगा सकते हो कि इसमें आंतरिक अपवा तंत्र की जितनी भी नदियां हैं वो इस अपवा तंत्र के अंतर्गत आएंगी। अब कौन कौन सी नदियां हैं ये आप देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो यहां पर इस बच्चे ने कहा कि काका सा मैं रूंगरू गांव गया था, तो आंतरिक अपवा किसे कहते हैं कि वह नदियां जो मैदानी भाग में विलुप्त होती हैं। कौन से भाग में? मैदानी भाग में विलुप्त होती हैं। और जो नदियां मैदानी भाग में विलुप्त होती हैं उन्हें आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां कहते हैं। तो का से कौन सी हो गई? आपके कांतली। कौन सी नदी हो गई? कांतली। का से कौन सी हो गई? काकने, जिसे काकने या मसूरदी कहते हैं। सा से कौन सी हो गई? आपकी साबी नदी। में से कौन सी हो गई? आपकी मेंथा नदी। रू से कौन सी हो गई? आपके रूपनगढ़ नदी। घ से कौन सी हो गई? घग्गर नदी। और इसके अलावा रू से कौन सी हो गई? रूपा रेल नदी। अब मैंने जितनी भी आपको ये नदियां लिखवाई हैं ये सभी नदियां आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां हैं। बच्चे ने क्या कहा कि काका सा मैं कहाँ गया था? रूंगरू गांव गया था। अब बच्चे ने जैसे ही कहा कि काका सा मैं रूंगरू गांव गया था तो इससे पूरी नदियां आ गई, कांतली, काकने, साबी, मेंथा, रूपनगढ़, घग्गर और रूपारेल। इतना आपको समझ आया होगा। तो आपको ये बेस पता लग गया कि उद्गम के आधार पर राजस्थान की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है और समापन के आधार पर राजस्थान की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। मोस्टली जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके बारे में मैंने आपको नोट करवाया है। चलिए आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए। और यदि जो विद्यार्थी नोट नहीं करना चाहते तो उनके लिए मैं एक सुविधा देता हूं। मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल दे रहा हूं और इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर और टेलीग्राम चैनल दोनों चीजें। तो देखो, टेलीग्राम चैनल जो है वो है MK सर ज्योग्राफी के नाम से। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। उस पे आपको प्रतिदिन जो मैं आपको स्टडी करवाऊंगा जिस भी कॉन्सेप्ट की, उसकी पूरी PDF आपको इस पर मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर, जो विद्यार्थी मेरे साथ लाइव बैच में रूबरू होना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9785241695, 9785241695। तो आप बैच में भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलो। अब आप लिखिएगा, यहां तक आप समझ गए तो यहां पर लिखिएगा समापन के आधार पर। किसके आधार पर? समापन के आधार पर राजस्थान के अपवाह तंत्र को
3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अब पहले भाग की हम बात करते हैं, जो नंबर 1 है, उसे हम कहते हैं अरब सागर अपवाह तंत्र। नंबर 2 बंगाल की खाड़ी। अपवाह तंत्र। और नंबर 3 आंतरिक अपवाह तंत्र। कौन सा? आंतरिक अपवाह तंत्र। यानी राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, और तीसरे नंबर का है आंतरिक अपवाह तंत्र। ठीक है। अब देखो नंबर 1 हम समझने वाले हैं, जिसका नाम है अरब सागर अपवाह तंत्र। और नंबर 1 जो अरब सागर अपवाह तंत्र है, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, और मैं आपको इस ज्योग्राफी की समझ भी दूंगा, और ज्योग्राफी के कॉन्सेप्टों को बेहतर कैसे किया जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका अरब सागर अपवाह तंत्र है। अब अरब सागर अपवाह तंत्र के बारे में अगर हम देखें कि इसके बारे में सर, राजस्थान की वह नदियां, राजस्थान की वह नदियां जो प्रत्यक्ष, सुन लेना ध्यान से, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में अपना जल अरब सागर में डालती हैं। यानी एक बात, पहली बात प्रत्यक्ष और दूसरी बात अप्रत्यक्ष रूप में अपना जल किस में डाल रही हैं? अरब सागर में डालती हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? अरब सागर अपवाह तंत्र। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलो करो भाई फटाफट। तो हम बात कर रहे थे आपसे कि राजस्थान की वह नदियां जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल किस में डालती हैं? अरब सागर में डालती हैं। अब यहां पर अरब सागर जो अपवाह तंत्र है, उसको एक कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। इसमें से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी बने हैं, और यदि मेरा मानना यह है कि जो विद्यार्थी इसको बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लेता है, उसका स्कोर बेहतर ही होता है। तो यहां पर हम अरब सागर अपवाह तंत्र की यदि हम बात करें, तो अरब सागर अपवाह तंत्र। अब इस अरब सागर अपवाह तंत्र की 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 2। अब मेनली आप देखोगे तो इसकी 2 शाखाएं हैं। सर 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिएगा, 2 शाखाएं आपको बताता हूं। नंबर 1 जो इसकी शाखा है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 इसकी शाखा है अरब सागर अपवाह तंत्र की, नंबर 1 है कच्छ की खाड़ी।
और दूसरी जो इसकी शाखा है उसका नाम है अरब सागर, वो खंबात की खाड़ी। तो मोस्टली हम यदि देखना चाहें तो राजस्थान की वह नदियां जो अपना जल कच्छ के रण में भी डालती हैं और खंबात की खाड़ी में भी डालती हैं, वो सभी अरब सागर अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएंगी। तो अब कहानी सुनिएगा, कहानी बहुत मजेदार है। कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जाखम बाबा। इस जाखम बाबा के, ये जो जाखम बाबा था, इसके पुत्रियां थी। सबसे बड़ी पुत्री का नाम था लूनी, उससे छोटी पुत्री का नाम था पश्चिमी बनास, उससे छोटी पुत्री का नाम था साबरमती, उससे छोटी पुत्री का नाम था माही, और जो सबसे छोटी पुत्री थी उसका नाम था सो। यानी जाखम बाबा की 5 पुत्रियां हुई और 5 पुत्रियों का नाम इस प्रकार से था, लूनी, पश्चिमी बनास, साबरमती, माही और सो। जाखम बाबा के मन में विचार आया, क्योंकि पुत्रियां बड़ी होने लगी, और स्वाभाविक तौर पे होता है कि एक पिता के मन में विचार आता है कि जब पुत्रियां बड़ी हो जाती हैं तो पिता शादी करने की सोचता है। तो जाखम बाबा इन पुत्रियों की शादी करने की सोचता है और ये रिश्ता देखने के लिए जाता है। आज भी हमारे समाज में जो रिश्ते देखे जाते हैं उसके पीछे का जो परिप्रेक्ष्य होता है, उसमें हमारे समाज के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ही रिश्ते देखते हैं। तो जाखम बाबा रिश्ता देखने के लिए गया, और हर पिता चाहता है कि उसकी पुत्री एक अच्छे परिवार में जाए, एक अच्छे समृद्ध परिवार में जाए, जिससे पुत्री को कोई दुख नहीं हो। तो जाखम बाबा ने भी ऐसा ही सोचा, और पुत्री की शादी करने के लिए जाखम बाबा ने दूरों दूर एक रिश्ता ढूंढा, जिसके दादाजी का नाम था हिंद महासागर। हिंद महासागर के दो बेटे थे, एक का नाम था अरब सागर और एक का नाम था बंगाल की खाड़ी। अरब सागर के 2 बच्चे थे, एक कच्छ का रण और एक खंबात की खाड़ी। यानी जाखम बाबा ने हिंद महासागर से मिला, और मोस्टली जितने भी हमारे वैवाहिक संबंध होते हैं उनमें दादा से ही पहली बार मुलाकात होती है। तो ये दादा से मिला और इसने अपने बेटे को बुलाया अरब सागर को कि अरब सागर, अपने इन दोनों बच्चों की शादी कर लेते हैं। अब जाखम बाबा के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जाखम बाबा के 4 पुत्रियों की शादी करना चाहता था और इसके लड़के 2 थे। अब ये तो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब जाखम बाबा ने कहा कि देखो साहब, मेरे 4 पुत्रियां हैं और आपके 2 लड़के हैं, तो कैसे बैठेगा। तो यहां पर हिंद महासागर ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे एक एक बच्चे के साथ तुम्हारी 2-2 पुत्रियों की शादी कर दो। तो ऐसा पहले हो जाता था स्वाभाविक तौर पे। तो यहां पर लूनी और पश्चिमी बनास की शादी हो गई कच्छ के रण के साथ, और साबरमती और माही की शादी हो गई खंबात की खाड़ी के साथ। यानी 2-2 पुत्रियों की शादी हो गई। और इतना आप समझ चुके हो कि लूनी और पश्चिमी बनास अपना जल कच्छ के रण में डालती हैं और साबरमती और माही अपना जल खंबात की खाड़ी में डालती है। इतना आपको समझ आया होगा। अब मेरी बात को आप समझना, शादी के बाद कुछ समय बाद, यानी जब ये 4 पुत्रियों की शादी हो गई, शादी के बाद जब ये इनके बींद इनको लेकर जा रहे थे, तो पहले के समय में यानी जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको पुत्रियों के साथ भेजा जाता है। तो सबसे छोटा बच्चा भेजा, और सबसे छोटा जो लड़की थी उसका नाम था सोम। सोम का सबसे ज्यादा प्रेम माही के साथ था, तो सोम माही के साथ गई। अब ससुराल पहुंच गई, बहुत समय हो गया। होने के बाद कुछ समय बाद, यानी सबसे बड़ी पुत्री है, उसके एक पुत्री का जन्म होता है।
और लूनी के एक बच्ची होती है जिसका नाम था लीलड़ी। क्या नाम था? लीलड़ी। अब लीलड़ी जब हुई थी तो लीलड़ी बेसिक रूप में बहुत कमजोर थी, तो सभी ने आशा की थी कि शायद लीलड़ी बचेगी नहीं। अब लीलड़ी, अब तुम जानते हो बच्चा होता है तो पहली बार कुआं पूजन तो करवाया जाता है। तो जब ये लीलड़ी हुई तो जाखम बाबा ने सोचा कि अपनी पुत्री, सबसे छोटी पुत्री सोम को भी साथ में ले आऊंगा और मेरी बड़ी पुत्री लूनी के बच्ची हुई है तो उसका भी जामना देकर आ जाऊंगा। तो जाखम बाबा जाता है, और जाखम बाबा जाता है और जाता किसके पास है? माही के पास। यानी ये सब एक जगह थी और माही के पास कौन रहती थी? सोम। यानी ये तीनों एक स्थान पर मिलते हैं जिसे कहते हैं सोम माही जाखम। ये त्रिवेणी संगम बनता है। अगर आपको पता हो वेणेश्वर डूंगरपुर में सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम बनता है, क्योंकि जाखम बाबा जब मिलने गया सोम से तो सोम किसके पास रहती थी? माही के पास। तो ये पूरा त्रिवेणी संगम बन गया सोम माही जाखम। ये वेणेश्वर डूंगरपुर में है। अब मिल लिया, हुआ पूजन हो गया, लीलड़ी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब लीलड़ी को बचपन से ही आदत थी मीठा खाने की, तो मीठा बहुत जबरदस्त खाती थी। तो लीलड़ी मीठा खाती थी इसलिए मीठड़ी बन गई। अब मीठा खाने से आपको पता है कि एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं शुगर, तो ये सूखने लग गई तो सूखड़ी हो गई। समझ गए? यानी लीलड़ी मीठा खाती थी, मीठड़ी हो गई, और मीठा खाने से एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं शुगर, तो ये सूखने लग गई। अब एक दिन क्या है कि लूनी अपने पति कचकेरन से कह रही है कि एजी सुनते हो क्या? बोले कहो भगवान, क्या बात है? और घर में तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माता जब तुम्हारे पिताजी से कहती है तो पिताजी बड़े सम्मान सूचक शब्द के साथ तुम्हारी माँ से बात करते हैं। तो वैसे ही लूनी ने जब कचकेरन से कहा कि एजी सुनते हो क्या, तो कचकेरन ने कहा कहो भगवान, का क्या बात है? तुम्हें एक बात का नहीं पता कि अपनी जो बच्ची है लीलड़ी ये कमजोर होती जा रही है? तो इसने कहा ये तो बात ठीक कह रही हो तुम, तो क्या करें? क्यों ना इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ दो। तो ये बात कचकेरन को पसंद आ गई। कचकेरन इसके लिए रिश्ता देखने के लिए जाता है। एक अच्छे समृद्ध परिवार में एक लड़का देखा और बहुत सुंदर लड़का था। अब सुनना, रिश्ता तय हो गया और शादी के लिए जमाई आता है। अब जब जमाई आया तो यहां पर सुनना, जमाई किस पर बैठकर आया? घोड़ी पर बैठकर आया। और बात कहां की कर रहे हैं? पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो जमाई जब घोड़ी पर बैठकर आया, और तुमको पता है कि जब महिलाएं वर पक्ष के डेरे को देखने के लिए जाती हैं, कल्चर में बहुत पढ़ा होगा आपने कि जब महिलाएं वर पक्ष के डेरे को देखने के लिए जाती हैं तो राजस्थानी कल्चर में एक गीत गाती हैं। और देखो, पूरा राजस्थान का कल्चर और इतिहास पश्चिमी राजस्थान से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर कल्चर तो मोस्टली पश्चिमी राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो वहां की महिलाएं गीत गाते हुए जमाई को देखने के लिए गई। तो अब कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो हकीकत होती है उस बात को करते हुए जाती हैं। अगर मान लो लड़का अच्छा नहीं है तो लड़के की बुराई कर देंगे, और अगर लड़की अच्छी नहीं है कंपैरिजन टू लड़के के तो लड़के की बुराई कर देंगी। तो महिलाएं बात करते हुए जा रही थी कि मारी छोरी तो कमजोर छे, जमाई तो सागो छे। तो सागो से सागी नदी बन गई। देखना सुनना, और गलती से याद रखना कि अगर लड़की की मां को पता लग जाए कि मेरी छोरी की बुराई कर रही हैं, तो मैं सच बता रहा हूं, जितनी भी जो महिलाएं जाती हैं जला गीत गाते हुए वर पक्ष के डेरे को देखने के लिए, तो सच में जब वापस आए तो लड़की की मां उन महिलाओं को नाश्ता भी ना दे, क्योंकि ये सच बात है। अब जैसे ही इसकी शादी हो गई, शादी के बाद लीलड़ी अपनी ससुराल चली गई। अब ससुराल में क्या होता है कि 1 या 2 दिन या 4 दिन तो सास बहुत प्रेम करती है कि मेरी बेटा बहुत प्यारी है, और हकीकत क्या है कि 5 या 6 दिन बाद सास को ऐसा लगता है कि मेरा पूरा शासन जा रहा है मेरे हाथ से। सत्ता इस जीवन में, याद रखना, इस दुनिया में कोई छोड़ना नहीं चाहता,
क्योंकि सत्ता का सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। तो जैसे ही सास जब देखती है कि यार मेरा पूरा शासन, मेरी बहू उस शासन पर आधिपत्य जमा रही है, तो सास फिर निर्देश देना शुरू कर देती है। तो उसी प्रकार ऐसी कहानी यहां पर हुई। तो जैसे ही वो देखने के लिए गई, यानी जैसे ही अपनी ससुराल पहुंची, तो ससुराल में सास ने काम के लिए इसको निर्देशित किया। तो काम जब करने लगी तो इसको जोर आने लगा, तो जोर से जोजड़ी नदी बन गई। अब जोर आने लगा तो कहने लगी कि म्हारे पिता के घर को पानी मीठो, हमारी ससुराल को पानी खारो, तो खारी नदी हो गई। अब ये मैंने जितनी भी नदियां आपको बताई हैं, ये सभी नदियां आपके लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। इसका मतलब ये सभी नदियां अपना जल अरब सागर में डालती हैं। अब इतनी बड़ी कहानी इसीलिए सुनाई है कि ये सभी नदियां अपना जल किस में डाल रही हैं? अरब सागर में डाल रही हैं। यानी डायरेक्टली तो ये कच्छ के रन में जा रहा है और उसके बाद ये अरब सागर में जा रहा है। तो यहां पर लिखिएगा, कच्छ के रन में देखो, एक तो डालती है आपके लूनी नदी, और लूनी नदी के साथ उसकी सहायक नदियां हैं। अब आपके दिमाग में एक विचार तो आ ही रहा होगा, गुरुजी सहायक नदियां तो अभी आपने बता दी हैं, तो मोस्टली समझ लीजिए सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखो, सहायक नदी है आपके लीलड़ी, आपके मीठड़ी, आपके सूकड़ी, जवाई, इसके अलावा सागी, जोजड़ी और खारी। यानी ऑलमोस्ट ये नदियां अपना जल लूनी नदी में डालती हैं। इसके अलावा अन्य नदियां भी है, ऐसा नहीं है कि अन्य नदियां नहीं है, और भी हैं। इसके अलावा एक नदी और है जिसका नाम है पश्चिमी बनास। वो पश्चिमी बनास भी अपना जल खंबात की वो कच्छ के रन में कच्छ की खाड़ी में डालती है, और कच्छ की खाड़ी फिर इसे अरब सागर में ले जाती है। अब पश्चिमी बनास जो नदी है वो भी अपना जल इसमें डाल रही है। तो दो नदियां मोस्टली इसमें जल डालती हैं, जिसमें एक लूनी है, लूनी की सहायक नदियां हैं, और दूसरी पश्चिमी बनास है। इतनी बड़ी कहानी मैंने आपको सुनाई। नरेश मीना, हेलो सर जी, नमस्कार डियर। अब सुनिएगा, खंबात की खाड़ी में सर कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल डाल रही हैं? तो खंबात की खाड़ी की भी बात कर लेते हैं, आप टेंशन क्यों लेते हो। चलिएगा, खंबात की खाड़ी में एक नदी तो है साबरमती। अब देखो, साबरमती की कहानी क्या है कि साबरमती का उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन मोस्टली इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो गुजरात है। किसी समय साबरमती नदी सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती थी, लेकिन जब गुजरात सरकार ने इसका सौंदर्यीकरण किया और जब इसे मतलब इसका कंक्रीट के द्वारा इसका बेस तैयार किया गया, तो उसके बाद ये नदी सबसे स्वच्छ नदी बन गई है। ठीक है। और इसके अलावा एक नदी और है जिसका नाम है, जो डायरेक्टली अपना जल किस में डाल रही है? खंबात की खाड़ी में, माही नदी। अब बात करते हैं कि सर साबरमती की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, मोस्टली आप बता दीजिए सर हमें। तो साबरमती की जो सहायक नदियां हैं वो मानसी, मैं दो ही नदियां बता रहा हूं अभी आपको, मानसी एंड वाकल। इसके अलावा और भी नदियां हैं बहुत सारी, लेकिन अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूं, तो दो ही नदियों का उल्लेख कर रहा हूं। साबरमती की दो नदियां हैं, मानसी और वाकल। सर ईओआरओ के लिए सफिशिएंट है? यस माय डियर। आपको मैं ग्रेड के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, तो ग्रेड से बेहतर स्तर किसी का भी नहीं होता, उससे सिंपल स्तर ही होता है। और आप सभी निश्चित तौर पे आपके मित्रगण साथीगणों को सजेस्ट कीजिएगा, और जिन स्टूडेंटों का पास में एग्जाम है तो पूरा मैंने रिकॉर्डेड बैच भी आपके लिए एप्लीकेशन पर बना रखा है, और उसके लिए आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो।
ऐप अपना पढ़ाई 360 है, पढ़ाई 360 है। मुझसे आप एक बार कांटेक्ट कर लेना 9785241695। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इतना आपको समझ आया। माही नदी, अब माही नदी की मोस्टली जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो माही जो नदी है आपके, माही नदी की एक तो सहायक नदी है सोम, और इसके अलावा एक है आपकी जाखम। अब अभी जितने भी, इसके अलावा एक है अनास, इसके अलावा एक नदी है मोरेन, मोरेल नहीं मोरेन नदी। मोरेन नदी माही की सहायक नदी है, तो सोम भी माही की सहायक नदी है। जाखम नदी वही है जिस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है, याद रखना। और सोम नदी वो है जिस पर 2 प्रोजेक्ट बने हुए हैं, सोम कागदर, सोम कमला अंबा। एग्जाम में इतनी बार रिपीट हुए हैं, आप एक बार देखोगे। मैं आपको ऐसा ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा कि आप मुझे लाइफ में एक बात जरूर मिस करोगे कि सर ने हमको इतना बेहतर ज्योग्राफी करवा दिया कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कभी गलत होने की कोई संभावना नहीं बनती है। तो यहां पर ये अरब सागर अपवाह तंत्र है पूरा, और इसके बारे में मैंने कहानी के माध्यम से आपको समझाया। तो मेरा मानना यह है कि आपको ये पूरा बेस समझ आया होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर देखिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चलेंगे। चलो करो नोट फटाफट। चलिए करिए फटाफट, नोट करिए भाई। चलो आगे देखो, नंबर 1 हम लेते हैं लूनी। यानी आज हमारा जो कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं वो लूनी नदी के साथ करते हैं। लूनी नदी, देखो लूनी नदी के जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहला इसके उपनाम पूछे जाते हैं। लूनी नदी के क्या पूछे जाते हैं? उपनाम पूछे जाते हैं कि भाई इसके उपनाम क्या क्या हैं। और अगर आप लूनी नदी के बारे में कभी भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझोगे, और लूनी नदी के जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें एग्जामिनर हमेशा उस स्तर के क्वेश्चन देता है जहां पर एक विद्यार्थी को कॉन्सेप्ट की समझ होना बहुत जरूरी है। और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरा मानना यह है कि आपके दोस्तगण साथी गणों तक जरूर शेयर करना, जिससे देखो आपका अपना परिवार है ज्योग्राफी का ये, और इस पर केवल ज्योग्राफी की जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनकी हम बातें करेंगे। इसके अलावा किसी भी कॉन्सेप्ट की हम बातें नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्टली हम ज्योग्राफी के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में ही बातें किया करेंगे। तो लूनी नदी के बारे में कहा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है ये। अगर हम देखा जाए तो इसे पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी माना गया है, यानी इसे पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी माना गया है। तो लिखिएगा पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो लूनी है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान की शुष्क नदी,
इसके अलावा इसे कहते हैं अंत्य सलीला, लूनी नदी का नाम है अंत्य सलीला। ये इसे कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? कालिदास ने। कालिदास ने लूनी नदी के लिए अंत्य सलीला शब्द का यूज किया था। इसे साकरी या साकरी नदी भी कहते हैं, साकरी या इसे साकरी नदी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे रेल नाड़ा नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेल नाड़ा नदी। इसे मीठी खारी नदी भी कहते हैं। तो ये इसके कुछ उपनाम हैं। यानी पहला उपनाम पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी यही है। पश्चिमी राजस्थान की शुष्क नदी, यानी पहली बात पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, पश्चिमी राजस्थान की शुष्क नदी, अंत्य सलीला, साकरी नदी, रेल नाड़ा नदी और मीठी खारी नदी आदि नामों से लूनी नदी को जाना जाता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसके बारे में। इस नदी का जो अपवाह तंत्र यानी अपवाह क्षेत्र है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, और इसको तो भैया आप डबल स्टार बना के लिख लीजिए। इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, वो अपवाह क्षेत्र के आधार पर, याद रखना, अपवाह क्षेत्र के आधार पर सेकंड सबसे बड़ी नदी है। यानी लूनी नदी अपवाह क्षेत्र के आधार पर सेकंड सबसे बड़ी नदी है। तो इसके मतलब इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? तो इसका अपवाह क्षेत्र है 34,000 यानी 34,000 वर्ग किमी। यानी 34,000 से जल कलेक्ट करती है। यानी इतने बड़े क्षेत्र से ये पूरा वाटर कलेक्ट करती है। तो पहली बात आप समझ गए होंगे कि इसका अपवाह। अब इसका इमेज देखते हैं लूनी नदी का। लेकिन आज की क्लास में हम इतना ही आपके साथ डिस्कस कर पाएंगे। इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार जितना भी हमने पढ़ा है। राजस्थान की नदियों से मैंने सबसे पहले यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बताए थे, यानी 6 टॉपिक आपके इससे कनेक्ट हैं, जिसमें नदियां हैं, जिसमें बांध हैं, झील हैं, तालाब हैं, बावड़ियां हैं, इसके अलावा सिंचाई परियोजना है। 6 टॉपिक आपके इंटरकनेक्ट हैं और 6 टॉपिकों के लगभग एग्जामों में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। उद्गम के आधार पर नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय से घग्गर निकलती है, अरावली से लूनी, बनास, बाणगंगा और विंध्याचल से चंबल और माही। इसका इमेज मैंने बता दिया। समापन के आधार पर नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इस पर डेली की आपको पीडीएफ मिलेगी। और दूसरी बात, ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक अपवाह। अरब सागर में कच्छ का रण और खंबात, कच्छ में लूनी और पश्चिमी बनास, खंबात में साबरमती और माही। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में चंबल, बनास, बाणगंगा। आंतरिक अपवाह तंत्र यानी मैदानी भाग में विलुप्त हो जाती है, जिसमें काकासा में कहा गया था, रुंगरू गांव गया था। तो काकासा में कहा गया था, रुंगरू गांव गया था। तो यहाँ पर कांतली, काकने, साबी, मेंथा, रूपनगढ़, घग्गर और रूपारेल नदियां बन गई। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं समापन के आधार पर 3 भागों में, अरब सागर, बंगाल, आंतरिक अपवाह। अरब सागर अपवाह तंत्र के बारे में मैंने बता ही दिया है, जिसमें कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। कच्छ में आपकी ये नदियां, जिसमें लूनी और पश्चिमी बनास। अब याद रखना कि लूनी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो लूनी की सहायक नदियां ये हैं, आप देख लीजिए, जिसमें लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, सागी, जोजड़ी और खारी। क्लियर हो गया।
इसके अलावा बात करते हैं कि सर खंभात की खाड़ी, तो यहाँ पर साबरमती और माही। साबरमती में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, मानसी और वाकल। माही में सोम, जाखम, अनास और मोरेन। क्लियर हो गया, चलिएगा आगे। यहां पर लूनी नदी के बारे में देखा, अपुआ क्षेत्र के आधार पर सेकंड सबसे बड़ी नदी है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि फर्स्ट सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आपको पिन करना है। इसके उपनाम पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, पश्चिमी राजस्थान की शुष्क नदी। इसके अलावा अंत्य सलीला, कालिदास ने बोला, साकरी या साकरी नदी। इसके अलावा रेल नाड़ा और मीठी खारी नदी। ये हमने आज की क्लास में कंप्लीट किया। क्लास यदि आपको बेहद पसंद आती है तो आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों तक जरूर सजेस्ट करें। और फर्स्ट ग्रेड ऑप्शनल सेकंड पेपर का बैच आपका चल ही रहा है, जिसमें मैं आपको अभी राजस्थान ज्योग्राफी, जीके पेपर और सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। और साथ में जितने भी ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो या आप फर्स्ट ग्रेड या पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एमके सर ज्योग्राफी प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की भी कर रहे हो, तब भी आप जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।